नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी एक ऐसी क्राइम कहानी के साथ जिसको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ये कहानी है हरियाणा प्रदेश के रोहतक की। इसके अंतर्गत एक थाना सदर थाना पड़ता है और सदर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है कबूलपुर। यहाँ एक 68 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक होते हैं। 7 बजे अपने नदी के यहाँ से टहल के वापस आ रहे थे और जब सुबह घर पहुँचते हैं तो देखते हैं घर में सब लोग सो रहे हैं। इनको लगता है सामने आंगन पर ही बहू बेटे खटिया पर लेटे हुए थे। ससुर थोड़े से खांसते हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती। फिर ससुर जोर जोर से अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं, सुरेंद्र। कोई हलचल नहीं होती। फिर ससुर थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं कि देखिए 8 बज गए हैं सुबह के और ये लोग सरेआम आंगन में खटिया पे लेटे हैं, कोई लाज शर्म नहीं है। इतना कुछ कहने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आता है, सब घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है, तब ये बुजुर्ग अपने बेटे सुरेंद्र के पास जाते हैं, उसे हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनका शरीर था बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था और एकदम से वो बेसुध से पड़े हुए थे। इसके बाद वो अपनी बहू की नब्ज टटोलते हैं जो उनके बाजू में ही लेटी हुई थी, लेकिन उनमें भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। फिर उन्हें अंदर वाले कमरे में देखा तो उनकी पत्नी 62 वर्षीय भूरी देवी वो भी ऐसे ही पड़ी थी। दूसरी तरफ जाके कमरे में देखा तो 3 बच्चे और एक और बेटा वहाँ पड़ा हुआ था। ऐसे करके ये जो 6 लोग हैं यहाँ पड़े थे और एक 7वां बेटा दूसरा सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। ये सब पड़े थे और 2 लाइटमैन और घर में लाइट की फिटिंग हो रही थी तो 2 लाइटमैन छत के ऊपर काम कर रहे थे। वो वहीं बेसुध से पड़े थे, उनके मुंह में से झाग टाइप के निकल रहे थे। जब ये कुछ देखा तो ये बुजुर्ग की हालत ख़राब हो गई और इन्होंने वहीं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया। जितना ज़ोर से ये रो सकते थे, चीख सकते थे, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ यहाँ रोना शुरू किया। और फिर इनकी आवाज़ सुनकर बहुत गांव के जो आसपास के लोग हैं जिन जिन को खबर मिलती गई, सब लोग आ गए। फिर नज़दीकी जो सदर थाना है वहाँ फ़ोन किया जाता है तो वहाँ से पुलिस एसएचओ जो आते हैं प्रीतम सिंह और एएसआई राम सिंह और भी फॉरेंसिक टीम, सर्च डॉग और भी लोग जो भी इनके साथ पूरी टीम आती है और वहाँ जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। अब बुजुर्ग ही पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये सब पहले देखा। इसके बाद दूसरे कमरों में इनकी जो बड़ी नातिन थी मोनिका, जिसे प्यार से मोनू कहते थे, वो भी बेसुध सी पड़ी थी। उसके मुंह से भी झाग आ रहे थे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, उसकी नब्ज चल रही थी। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एम्बुलेंस में बाकी के सब को ले जाया जाता है। एफआईआर दर्ज होती है। इतने में जो बहू होती है, बड़ी बहू प्रेमिला और बड़ा बेटा सुरेंद्र, ये दोनों जो खटिया पे पड़े थे, प्रेमिला के मामा आते हैं। प्रेमिला के मामा चंद्रभान आते हैं और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके घर में पहले से ही ज़मीन बंटवारे को लेकर बड़े छोटे इनके 3 बेटे हैं, इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और इनकी आपस में लड़ाई हुई और इनके बेटों ने ही मेरी बेटी को मारा है, मेरी भांजी को मारा है। आप ज़मीन विवाद और बंटवारे को लेकर आपसी झगड़े के तौर पर एफआईआर दर्ज होती है, केस बनता है और छानबीन शुरू हो जाती है उनके बहू के मामा के कहने पर। लेकिन दादा कहते हैं कि ज़मीन पे से लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं था कि ये सब हो जाता। मुझे शक है अपनी बेटी, अपनी पोती मोनिका पर। वो चरित्र की थोड़ी ऐसी ही है और उसके पड़ोस के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। घर परिवार वालों को इस बारे में भनक थी, उसे बीच बीच में समझाते थे और किसी को इस बारे में अभी पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाए इस बात का डर था। इसीलिए अपनी पोती मोनिका को समझाते थे लेकिन वो मानती नहीं थी, उस लड़के के साथ पढ़ती थी। और ये लड़का और मेरी पोती दोनों ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मेरी पोती 19 साल की है और वो लड़का भी लगभग इसी उम्र का है, नमीन उर्फ मोनू
उसका नाम है। और ये सोनू का और सोनू, ये दोनों बीए के छात्र हैं फर्स्ट ईयर के, और यहाँ से ही इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ है। और जब इनको रोका टोका गया है तो शायद इनने ही कुछ ऐसा किया है इस पूरे परिवार को रास्ते से हटाने के लिए। तो दादाजी के कहने पर अपनी पोती के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है और उसके पूछा जाता है। हालांकि वो हॉस्पिटल में थी, थोड़ी सी ठीक होती है तबीयत, फिर उसको बुलाया जाता है, पूछा जाता है तो वो रोने लगती है और कहती है मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चाचा की और ताऊ जी की, इन सब की आपस में लड़ाई हो रही थी। दादाजी के जो 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा वो खेती करता है, छोटा बेटा भी खेती करता है, और जो बीच के बेटा था वो फौज में है। फौज में होने के जो बीच वाला बेटा है उसकी पत्नी नहीं है, छोटे वाले की शादी नहीं हुई है। तो रिटायरमेंट शिक्षक थे इनके पिता, इनको रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा मिला था, जिससे बड़े बेटे बहू को इनने अलग से घर बनवा दिया था और कुछ पैसे जमा करवा दिए थे। इनको लग रहा था कि बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए छोटा वाला लड़ाई झगड़ा कर रहा था। बीच वाला जो कि फौज में है, अब उनके 2 बच्चे थे, तो वो पत्नी नहीं थी, इसीलिए वो अपने दादा दादी के पास ही था। तो ऐसा इनका पूरा परिवार था। और ये जो मोनिका, ये फर्स्ट ईयर की छात्रा है, इस कॉलेज जाती है, पड़ोस का ही लड़का अपनी पोती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए आगे ये बुजुर्ग दादाजी लिखवाते हैं कि मेरी पोती मोनिका और उसका दोस्त जो पड़ोस में रहता है नमीन यानी उर्फ मोनू, ये दोनों बीए फर्स्ट ईयर के छात्रा हैं और कॉलेज जाते समय इन दोनों की वहाँ दोस्ती होती है और प्रेम होता है। ये लोग कभी भी कहीं भी मिलते रहते हैं। 1-2 बार घर में भी इनको आपत्तिजनक स्थिति में मेरी बड़ी बहू प्रेमिला ने देख लिया था और अपनी लड़की को समझाया था कि देखो तुम उसके साथ दोस्ती और रिश्ता ख़त्म कर दो, नहीं तो ये बातें अगर कभी तुम्हारे पापा को या दादा को पता चलेगी तो परिणाम बहुत भयानक होगा। लेकिन वो मानती नहीं थी और उसे लगता था कि ये सब हमारे दुश्मन हैं, इसीलिए उसने ही ये सब कुछ करा धरा है। हमारे घर में बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी और चिकपिक तो चल रही थी, लेकिन इतना कुछ हो सकता है इसकी हमें उम्मीद नहीं है। आप उससे पूछताछ कीजिए, शक्ति से वो सब कुछ बताएगी। पुलिस वाले इस दादाजी की भी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और चंद्रभान जो कि प्रमीला बड़ी बहू के मामा होते हैं उनकी भी, और दोनों एंगल से इस केस की जांच शुरू करते हैं। जमीन बंटवारे और जो इनकी रिटायरमेंट की जो पैसे मिले थे उस बंटवारे के विवाद को देखते हैं, वो भी सही पाया जाता है। छोटे बेटे और बड़े बेटे में लड़ाई चल रही थी। बीच वाला बेटा तो वैसे फौज में है तो उनकी कमाई हो रही थी, उनके बच्चे यहाँ रहते थे, वो भी ये सब लोग इकट्ठे इसी पुश्तैनी घर में रहते थे गांव के। पुलिस इस लड़की मोनिका और उसके दोस्त नमीन को पकड़ती है और सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है। कहती है कि देखिए आप सीधे तरीके से बता दीजिए, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं, हम अपनी तरीके से पूछताछ करेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर लड़की और लड़के दोनों टूट जाते हैं और वे अपने अपने तरीके से पुलिस को बताते हैं। पहले तो वो इधर उधर की कहानी सुनाते हैं, लेकिन बार बार पूछे जाने पर वो कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ही घर के 7 सदस्यों को खाने में नींद की गोली दी थी। इसके बाद जब वो बेहोश होने लगे तो एक ही तार से उन सबकी गर्दन पर निशान है, एक ही, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और तस्वीरों में देखे गए। एक ही तार से उन सब की बारी बारी से गला दबाकर हत्या की गई थी। तब ये लड़की बताती है और ये लड़का कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, हमें प्यार हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से मुलाकात करने की, संबंध बनाने की इतनी ललक बनी रहती थी। और जब भी हम कभी मिलने की कोशिश करते थे, कहीं कोई जगह कोई कमरा देखते थे तो घर का कोई ना कोई सदस्य आ जाता था और हमारे बीच में रुकावट डालता था। हम इन सब से बहुत तंग आ गए थे और हमने फिर ये प्लान बना लिया था, सोच लिया था कि अब हम इन घर के सारे सदस्यों को एक एक कर कर रास्ते से हटा देंगे, फिर हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचेगा, हम आज़ादी से जो चाहे सो कर सकते हैं। इस पर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। नमीन से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया था। ये पूरी घटना थी 15 अक्टूबर 2009 की।
यहाँ दोपहर या रात ये जो नमीन होता है और उस लड़की मोनिका के साथ मिलकर अपने दो दोस्तों को और बुलाता है और बारी बारी से उन सब का गला उस तार से दबा देता है। इससे पहले ये एक और दुकान वाले के पास जाता है और नींद की गोलियां ले आता है। लगभग 100 गोलियां वो उससे ले लेता है। ये दुकान वाला कहता है कि तुम इन गोलियों से करने क्या वाले हो, इतनी सारी गोलियों की ज़रूरत तुम्हें क्यों पड़ रही है। तो वो कहता है तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब, मुझे ज़रूरत है इसलिए दे दो। ये गोली वो दुकान वाले से ले आता है जो जान पहचान का था, वो उससे ये गोलियां ले लेता है। इसके बाद वो उसका पाउडर बनाता है और एक छोटे से डिब्बी में उसको भरकर मोनिका को दे देता है और कहता है कि खाने में तुम इनको मिला देना और जब ये सारे परिवार के लोग बेहोश हो जाएं तब मुझे बुला लेना। तब मोनिका ऐसा ही करती है। शाम के खाने में जो भी रोटी सब्जी खिचड़ी बनती है, थोड़ा थोड़ा कर कर पूरा पाउडर इन सभी चीज़ों में मिला देती है और जैसे ही घर में खाना सब लोग खा लेते हैं, उसी समय 2 लाइट सुधारने वाले इलेक्ट्रीशियन भी घर में काम कर रहे थे। वो रुके हुए थे, नया घर बन रहा था, इसीलिए लाइट फिटिंग का काम चल रहा था, तो वो छत पे थे और उनको भी ये खाना देना था। तो सबके खाने के बाद थोड़ा सा खाना उन्होंने भी खाया। हालांकि उनका ताल से गला नहीं दबा, इसलिए उनकी जान बच जाती है क्योंकि उन्हें समय पर इलाज मिल जाता है। बाकी घर के सदस्य रात के 10 बज चुके थे और ये लोग थोड़े बेहोश टाइप के हो गए थे, नींद लग गई थी। तब उसने पड़ोस से अपने दोस्त को बुलाया, नमीन को। नमीन ने 2 दोस्तों को और बुलाया और फिर बारी बारी से माता पिता की और अपने 2 छोटे भाई जो बीच वाले चाचा के थे, भाई बहन लड़का लड़की, उनकी, और फिर 2 चाचा और दादी, इन सब की बारी बारी से 7 लोगों की। अब जो इलेक्ट्रीशियन थे ये भी गहरी नींद में सो गए थे। गोलियों का असर इतना था कि इनके मुंह से झाग तो आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उस तार से अटैक नहीं किया, इस वजह से उनकी जान बच गई थी। तब कहा कि जब इन सब लोगों को हमने ऐसा कर लिया, तब हम एक दूसरे के साथ मिले, वहाँ संबंध बताए। कोई ये पूरी घटना जैसे ही इस सोशल मीडिया के माध्यम से, उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन जहाँ भी गांव में तो सबको पता ही चल जाता है। तो जिसको भी रिश्तेदारों को, गांव वालों को, जिनको भी ये बात पता चलती है, तो वो अपना माथा पीटते हैं और सोचते हैं कि आजकल के युवा संबंध बनाने के पीछे इतना पागल हो गए हैं, इतना अट्रैक्शन उनके दिमाग में भरा हुआ है कि वो इस हद तक भी जा रहे हैं। फिर इनका केस चलता है, पूरा केस बनता है अदालत में। पहले तो ये लड़का लड़की यही कहानियां गढ़ते रहते हैं जज साहब के सामने कि हमने ये सब कुछ नहीं किया है, ये तो आपस में उनकी लड़ाई। अब आपस में फिर जो गोली जिससे ली थी उसको कहा सुनी के बाद छोटी मोटी जो भी उसको पेमेंट वगैरह पनिशमेंट थी वो दे के उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं था। इसके बाद उसके 2 दोस्त नमीन के, उनको भी पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को 2016 में जो होती है रोहतक कोर्ट से इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट में ये अपील करते हैं कि हमें ये सज़ा नहीं चाहिए, तो हाई कोर्ट में अपील करते हैं और 2018 तक ये हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। और 2018 में हाई कोर्ट भी इनकी जो सज़ा होती है कोर्ट की, जिला कोर्ट की, उसको बरकरार रखा जाता है। और फिर इसके बाद आगे और भी याचिकाएं अभी चल रही हैं इनकी, जो भी होगा, लेकिन ये बरी तो बिल्कुल होने वाले नहीं हैं। ये पूरी कहानी बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बाकी एक अपने जो भी युवा बच्चे हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा उनके साथ ऐसा घर में माहौल बनाएं ताकि वो बाहर किसी में ऐसी हमदर्दी ना ढूंढें और अपने ही घर परिवार के साथ थोड़ी सी इन सब गुड टच बैड टच इनके बारे में आप लोग बातें करें कि कब किस उम्र में क्या है। और अगर